ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्बिटल्स की बात की थी और मैंने तुम्हें उसके शेप्स दिखाए थे और उसके बड़े ही कॉम्प्लेक्स डिफरेंट बहुत अलग अलग तरीके के शेप्स थे, बहुत अजीबोगरीब शेप्स थे। तो एक्चुअल में ये जो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके शेप्स इतने अजीब क्यों होते हैं और बेसिकली हम पता कैसे कर सकते हैं कि किस ऑर्बिटल का कैसा शेप होगा। तो यही चीज आज की क्लास में हम देखेंगे कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे पता किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको पता करने के हमारे पास दो तरीके हैं मेजरली, ठीक है। जो पहला तरीका है मतलब मेजरली मतलब शेप्स पता करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, नोडल सरफेसेस। ये दोनों चीजें अगर तुम्हें पता होंगी तो तुम किसी भी ऑर्बिटल के शेप के बारे में बता सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं किस किस के बारे में, एस, पी और डी ऑर्बिटल। इन तीनों ऑर्बिटल्स के डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या, उनके बाउंड्री सरफेस डायग्राम और उनके नोडल सरफेसेस के बारे में। पहली बात तो ये होता क्या है और इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। तुम ये मत बोलना एफ के बारे में या उसके आगे में बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में भी कर सकते हैं बट वो आगे की कहानी, अगर तुम बड़ी क्लास में अगर पढ़ोगे तो, बड़ी क्लास इन द सेंस कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, किसके, एस ऑर्बिटल के बाउंड्री सरफेस डायग्राम के बारे में। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम बेसिकली होता क्या है, ये सिंपली क्या है, एक डिफरेंट ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंटेशन है कि मेरे पास जो ऑर्बिटल होगा उसका शेप किस तरीके का होगा, उसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमारे मैप्स हैं, उसको मैप्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे, हम मैप बनाते हैं, कभी ग्लोब बनाते हैं या कुछ भी हो सकता है। वैसे ही हमें ऑर्बिटल्स को शो करना है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया तरीका है अगर हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाए तो। और अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल के जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, स्फेरिकल इन शेप में होते हैं, मतलब ऐसे सर्कुलर शेप में होते हैं, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल शेप में होते हैं। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि ये जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। तुम साफ साफ देख सकते हो ये आराम से क्या है, सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगली बात हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस, मतलब किसी भी डिस्टेंस पे तुम जाओगे और किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, तुम्हारे लिए जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की होगी ना इलेक्ट्रॉन को, वो लगभग क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब यहां से तुम इधर की डायरेक्शन में जाओ, इधर की डायरेक्शन में जाओ, इधर की डायरेक्शन में जाओ, हर एक पॉइंट पे, यहां पे यहां पे यहां पे, हर जगह प्रोबेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो बिल्कुल क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इसीलिए वो हम उसको स्फेरिकली सिमेट्रिक भी बोलेंगे। और आखिरी चीज हमारे पास क्या है कि जो एस ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। सबसे कहने का मतलब 1s का साइज थोड़ा छोटा, 2s का थोड़ा और बड़ा, 3s का थोड़ा और बड़ा होगा और 4s का थोड़ा सा और बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एज वी ग्रो, मतलब हम जैसे जैसे ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे, 4s का साइज बड़ा होगा 3s से, 3s का मतलब सॉरी सबसे बड़ा होगा 4s का, फिर 3s का, फिर 2s का और सबसे छोटा होगा 1s का, सिंपल सी बात। और जो अगली चीज है वो क्या है, नोडल सरफेसेस। अब देखो पहले तो समझो नोडल सरफेसेस होता क्या है, ये सिंपली एक ऐसी जगह है, ऐसे रीजन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना, उनको ढूंढना, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है एक तरीके से फाइंड करने की, वो कितनी होगी, 0 होती है। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, या तो नोडल सरफेसेस या फिर सिंपली नोड्स भी बोलते हैं। तो एस ऑर्बिटल के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू होती है वो कैसे पता करते हैं, हम n-1 पता करते हैं। ये रहे उसके सिंपल से डायग्राम, लाइक ये रहा 1s, ये 2s के लिए। तो 2s के लिए तुम साफ साफ देख सकते हो बीच में जो व्हाइट कलर की लाइन है वो ये बता रही है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन तुम ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0 है। अब प्रोबेबिलिटी में ये होता है ना, एक चांस होता है कि तुम्हारे को मिलने का कुछ चांस है, नहीं है, ऐसा वाला बात है। बट इन जगहों पे जहां पे नोड्स होते हैं वहां पे तो पक्का ही पक्का ऐसा होता है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा गारंटी के साथ। समझ में आ गई बात। और ये जो फॉर्मूला है n-1 वो कैसे पता चलेगा, लाइक अगर मैं 1s की बात करूं तो उससे 1s में जो n की वैल्यू है वो साफ साफ तुम देख सकते हो 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कैसे होंगे, n-1 यानी 1-1 यानी कितने, 0। यानी इसके अंदर कितने नोड्स होंगे, 0 नोड्स होंगे। और तुम साफ साफ डायग्राम में भी देख सकते हो इसमें कोई नोड है ही नहीं। मैं 2s की बात करूंगा तो 2-1 यानी 1, और उसमें देख सकते हो एक नोड है इसके अंदर, ठीक है। फिर 3 के अंदर 3-1 यानी इसमें 2 नोड होंगे और इसमें डायग्राम में भी 2 नोड बने हुए हैं। ऐसे ही डायग्राम से तुम आराम से समझ सकते हो कि कितने नोड्स पॉसिबल हैं। तो नेक्स्ट चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो क्या है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, किसके, p ऑर्बिटल के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेरे पास p ऑर्बिटल है वो एक तरीके से ऐसा दिखता है कि उसके दोनों साइड में ना तुम्हें लोब्स दिखेंगे। बेसिकली तुमने
डंबल देखा होगा, ये थोड़ा बहुत डंबल की तरह रिजेंबल करता है, ठीक है, कि मेरे पास ये रहा और यहाँ पे एक साइड पे ऐसे, एक साइड पे ऐसे, इन्फिनिटी की तरह, लोब की तरह, जैसे तुम बोलना चाहो वैसे, ठीक है। डंबल होते हैं ना ऐसे, डंबल में बीच में यहाँ होता है और यहाँ पे ऐसे ऐसे, थोड़ा बहुत वैसा ही रिजेंबल करता है ये, ठीक है ना। अब अगली चीज हमारे पास क्या है कि जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, वो क्या होती है एक तरीके से बीच में इस वाले पॉइंट पे कितनी होती है, 0 होती है। तुम साफ साफ देख सकते हो जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी डायग्राम वहीं पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, वही वाली बात है। तो बीच में बिल्कुल नहीं है, वो वही बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है कि ये क्या है कि मेरे पास द साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात, नहीं याद तो मैं तुम्हें एक बार याद दिला देता हूं कि जब मैं p ऑर्बिटल की बात करता हूं, p के लिए जो मेरे पास l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पे मेरे पास l की वैल्यू 1 है, ठीक है, l की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी होगी, -1, 0 और 1। ये मैंने सब पिछली क्लास में बताया था। अगर तुम्हें ये सब कहानी नहीं समझ में आ रही है तो सिर्फ इतना समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओवरऑल ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल हैं, वो 3 पॉसिबल ऑर्बिटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, px, py और pz। समझ में आ गई बात। तो ये जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सब की जो साइज होती है, इनका जो साइज होता है, इनका जो शेप होता है, इनकी जो एनर्जी होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है, एक पैसा डिफरेंट नहीं होती। हाँ, जो चीज डिफरेंट है इनके बीच में वो क्या है, इनका ओरिएंटेशन। क्या है ओरिएंटेशन, कहने का मतलब कि देखो ये वाला जो है वो x की डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये वाला जो है ये y की डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये वाला जो है वो z की डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ओनली चीज इनके बीच में डिफरेंट है वो क्या है, इनका ओरिएंटेशन, कैसे ये लगे हैं। अगली चीज हमारे पास क्या है कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ये जो भी है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वो पीछे की बात करी कि ओवरऑल जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, जैसे 1s, 2s, 3s और 4s हमने ये देखा था ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है, फिर इसकी, फिर ऐसे 4s की सबसे ज्यादा, 1s की सबसे कम। सिमिलर तरीके से 4p की एनर्जी सबसे ज्यादा और 2p की एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। सिंपल सी बात है, इसमें 1p एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं p ऑर्बिटल के नोडल सरफेसेस के बारे में। तो वो पता करना बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-2। अब हम लोगों ने s ऑर्बिटल में देखा कि वहां तो फॉर्मूला है n-1 और वहां पे हमारे जो नोड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब यहाँ p ऑर्बिटल में भी ऐसे वाले नोड्स बिल्कुल हैं, एग्जैक्टली यहाँ वाले पे भी ये वाले नोड हैं और इन नोड्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स बोलते हैं, ठीक है। सेम नोड्स बिल्कुल प्रेजेंट हैं यहाँ पे। अब यहाँ होता क्या है एक्चुअल में, ये जो नोड है इसके साथ साथ एक और नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड बोलेंगे। एक्चुअल में ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो ये असली डायग्राम है p ऑर्बिटल का, ठीक है ना। ये जो अभी तक हम पीछे देख रहे थे बस वो कॉपी पे बनाने के लिए ऐसा समझ लो। अब इस डायग्राम में तुम साफ साफ देख सकते हो बीच में गोल गोल सा एक खाली जगह प्रेजेंट है। ये तो मेरे लिए ये भी एक नोड है और इसको हम बोलूंगा रेडियल नोड, बट साथ के साथ इसमें बीच में तुम एक खाली लाइन देख सकते हो, ये वाली। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं क्या बोलता हूं, क्या बोलेंगे हम इसे, ये है एक एंगुलर नोड। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ एक बहुत तगड़ा फर्क होता है कि मेरे पास s ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाले नोड्स प्रेजेंट होते हैं। बट जब मैं p ऑर्बिटल की बात करूंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल नहीं, उसमें एंगुलर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से वहां यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या है, n-2 है। और जब मैं s ऑर्बिटल की बात करता हूँ वहां पे फॉर्मूला क्या था, n-1। समझ में आई बात। तो अब बात करते हैं आखिरी मेरे पास वो क्या है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम किसके, डी ऑर्बिटल के, ठीक है। अब जो डी ऑर्बिटल है वहां पे तुम्हें साफ साफ पता है कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं सारे के सारे। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि डिफरेंट तरीके के डी ऑर्बिटल्स 5 क्यों हैं यहाँ पे, क्योंकि डी की जो एल की वैल्यू होती है मेरे पास वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब 2 के लिए जब तुम लिखोगे -2, -1, 0, +1 और +2, तो तुम देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसीलिए 5 होता है, ठीक है ना। ये सारा कंसेप्ट पिछली क्लास का है, जाके देख सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। और यहाँ पे फिर से वही वाली बात कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। एनर्जी सेम होती है, बस फर्क आता है ओरिएंटेशन में। देख सकते हो ये अलग तरीके से ओरिएंटेड है, ये अलग तरीके से, ये अलग और ये अलग, सिर्फ इसी वजह
वजह से ये सारे के सारे ऐसे होते हैं। और अब बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल्स के नोड्स के बारे में। तो वही है कि जो इसके एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या है, एल, सिंपल एल। तो डी के लिए एल की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है, बात तुम्हें पता ही है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया। अगली चीज हमारे पास क्या है, रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस एल माइनस 1, ठीक है। तो वही है, अगर तुम मान लो बात करते हो 3D की, तो 3 के लिए एन की वैल्यू कितनी है, ये डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओ सॉरी 3D में एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, और ये 3 माइनस 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया, 0 हो गया। तो ये एक सिंपल फॉर्मूलाज हैं। इनके ये फॉर्मूला कैसे आए हैं इतना डिटेल में अभी तुम्हें नहीं जानना, सिर्फ इतना समझ लो एंगुलर नोड्स ऐसे लिखते हैं और रेडियल नोड्स ऐसे लिखते हैं। और फाइनली टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 1, ठीक है। इसी चीज को अगर रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है ये। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये नोडल प्लेन्स लगा रखे हैं हमने एक तरीके से। एक ये शीट है, ये शीट है, ये जितनी भी शीट्स तुम देख रहे हो वो खाली जगह के अंदर प्लेस करी है। अब वहां खाली जगह थी इसीलिए ये प्लेस हो भी पाए, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के नोड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें भी एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स होते हैं, और वो क्या होते हैं ये चीज मैं तुम्हें पी में ही समझा चुका हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो खैर अब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।